हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ रजत सर हैं, जो कि करेंटली बार्ग में साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रजत सर, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मधुर जी, इनवाइट करने के लिए। एंड गुड आफ्टरनून सभी को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं आप सभी को बता दूं, रजत सर का बैकग्राउंड बीटेक बैकग्राउंड रहा है। तो हम एक एक करके रजत सर की पूरी जर्नी डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि सर को 6 मंथ हो चुके हैं अभी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, और क्या वर्क रहता है वहाँ पे एक्चुअल में, तो आप वो शेयर करें, कर सकते हैं। जी, जैसे सब लोग जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक एटॉमिक फील्ड में रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट दोनों लोगों का होता है, इंजीनियर्स का भी और साइंस बैकग्राउंड से भी, जो एमएससी करके आते हैं, दोनों को यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर ही बोला जाता है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसमें क्या होता है, वर्क रिलेटेड आपका जो ट्रेनिंग स्कूल में परफॉर्मेंस होता है, उसके बेसिस पे आपको डिवीजन अलॉट होता है। जिस भी डिवीजन में आप जाते हैं, उस डिवीजन से रिलेटेड वर्क करना होगा। मोर और लेस आप जिस बैकग्राउंड से आएंगे, आपका ग्रेजुएशन जिस बैकग्राउंड से होगा, आपको वर्क उसी से रिलेटेड मिलेगा। इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल से रिलेटेड, सिविल वाले। तो वर्क यहाँ पे ऐसा होता है कि इंजीनियर, पर्टिकुलर इंजीनियर्स के लिए आपका प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होगा, जिसमें आप अपकमिंग बीआरसी के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आप इन्वॉल्व होंगे, उनकी डिजाइनिंग में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके कमीशनिंग में। इवन जब डिजाइनिंग फेज के बाद, जब कमीशनिंग फेज में या इम्प्लीमेंटेशन फेज में प्रोजेक्ट जाता है, तो आपको टेंडरिंग वर्क भी करना पड़ेगा, जो कि बहुत लोग नहीं जानते। बाहर सबको लगता है कि बीआरसी में मोर और लेस रिसर्च वर्क ही होता है, लेकिन इंजीनियर्स को टेंडरिंग और जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पावर होती है, वो भी यहाँ पे काम करने को, पूरा सेम प्रोसेस वैसे ही चलता है। टेंडरिंग करना, टेक्निकल एवोल्यूशन करना, कॉन्ट्रैक्ट निकालना, फिर कॉन्ट्रैक्ट को भी मैनेज करना पड़ता है, वो एक पार्ट है जॉब का। लेकिन आपको यहाँ पे फ्री हैंड मिलता है, आप अपकमिंग किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने फील्ड से रिलेटेड, आउटसाइड द फील्ड भी जा सकते हैं आप। और एमटेक और पीएचडी तो आप कर ही सकते हैं, वो तो रिसर्च फील्ड, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बेनिफिट आपको है कि आप एमटेक एंड पीएचडी जॉब के साथ कर सकते ओके ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इसमें बार्क इंस्टीट्यूट में, जैसे मैं एमएससी बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो उसके लिए भी बार्क का एग्जाम होता है, जैसे सर ने अभी बताया, एक्सप्लेन करा। ठीक है। तो अभी जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सके, जैसे आपने बताया कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हैं। आप एक्चुअल में क्या वर्क करते हैं, उसके रिलेटेड आप कुछ बता सकें। ठीक है, इसमें मैं जैसे अपने प्रोजेक्ट को या अपने काम को, अभी जो 6 मंथ में मैं कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूँ, कि एक रिसर्च ओरिएंटेड और दूसरा डेली रूटीन वर्क। तो ओके डिवीजन का जो डेली रूटीन वर्क है, इसमें बार मेरा जो डिवीजन है, सेंट्रलाइज सर्विसेज सेक्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप के अंडर में आता है। तो ओके इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप बेसिकली, इनका मैंडेट है हमारा कि बीआरसी की जितनी भी फैसिलिटी है ऑल ओवर द इंडिया, ओके उनको हर तरीके से इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको मेंटेन, डिजाइन करना, मेंटेन करना। इवन रेगुलर मेंटेनेंस वर्क भी आते हैं हमारे, फोरमैन टेक्नीशियन एंड अदर टीम्स होती हैं साइट पे जो मेंटेन करती है, हमें उन्हें सुपरवाइज भी करना होता है। अच्छा। इसके अलावा जब रिसर्च वर्क में जाते हैं, तो रिसर्च वर्क में आपको फ्रीडम मिलती है, आप कोई भी रिसर्च ले सकते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद जब आएंगे, तो एमटेक करने को मिलेगा, तो आप कुछ भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो ओके अदर अदर फील्ड में आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। मेरा इलेक्ट्रिकल है, तो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन केबल फॉल्ट डिटेक्शन टेक्निक पे। जैसे केबल अगर ऑनलाइन इन सर्विस है, तो उसमें कोई भी फॉल्ट आए, तो उसकी डिटेक्शन टेक्निक पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी वर्ल्ड में हुए नहीं है। आपको नए प्रोजेक्ट करने का मौका भी मिलता है, नई नई चीजों को रिसर्च करने का मौका भी मिलता है। तो इंजीनियर्स के लिए बेसिकली ये दो दो मेन आप कह सकते हैं कि काम है। एक तो आप रिसर्च फील्ड में भी इन्वॉल्व होंगे, और दूसरा आपका जो डेली रूटीन का इंजीनियरिंग वर्क होगा, वो भी आपका चलता है। तो बेसिकली जो माना जाता है कि रिसर्च सेंटर है तो उसमें रिसर्च ही होती होगी, तो उसमें इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क भी वहाँ पे होते हैं। तो जी जी। उससे और आगे आगे बढ़ते हैं। तो बार्क में आपकी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, बीटेक बैकग्राउंड रहा है, उस पर भी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो बार्क में कैसे एंट्री हुई आपकी, क्या प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं, बार्क हम लोग का रिक्रूटमेंट गेट से भी करता है, और ऑनलाइन टेस्ट भी लेता है। बार्क का रिटन टेस्ट होता है मार्च के फर्स्ट वीक में। ओके जनरली मार्च के फर्स्ट वीक या मार्च में आफ्टर द गेट होता है। तो अगर जो भी इसमें
आना चाहें तो इसमें प्लस पॉइंट यही है कि आप में गेट अटेम्प्ट करिए। गेट में अगर आपकी रैंक सपोज अंडर 100 अंडर 200 आ रहे हैं तो वो आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर लेगी। अदरवाइज आप ओके। इसका रिटन टेस्ट भी मार्च में दे सकते हैं। ओके। तो ये क्या करते हैं बीआरसी वहां से दोनों जगह से स्क्रीनिंग करती है। स्क्रीनिंग करने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है जो कि मुंबई में होता है। ओके। और इनका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे बनती है। उसमें रिटन टेस्ट का कोई भी वो नहीं होता, वेटेज नहीं होता है। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा 1000 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होते हैं, उस इंटरव्यू के बेस पे होता है। और बार्क अपने नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिस्क्लोज नहीं करती है। तो ओ। इनका ट्रेनिंग स्कूल की जो कैपेसिटी है, करंटली ट्रेनिंग स्कूल अभी मुंबई में ही है। तो बाकी ट्रेनिंग स्कूल कुछ कुछ बंद हो गए हैं, कुछ नॉन फंक्शनल है। तो मुंबई के ट्रेनिंग स्कूल की अपर कैप सपोज आई थिंक, नॉट श्योर, बट 200 के आसपास है। तो इनका अपर कैप फिक्स होता है कि हमें मैक्सिमम 200 ही लेना है, क्योंकि उतनों को ही अकोमोडेट यहाँ कर सकते हैं। बट ओके। लोअर नहीं होता है। तो ये क्या ओके। करते हैं, आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पे ये वैकेंसी वहां बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन टोटली इंटरव्यू के बेस पे होता ओके। सो है। ऑल ओवर अगर इसके फील्ड की आप बात कर रहे हैं, ऑल ओवर फील्ड जैसे बीटेक बैकग्राउंड का रहा हो या फिर एमएससी बैकग्राउंड का रहा हो या बैचलर बैकग्राउंड का रहा हाँ हो, बिल्कुल। ऑल ओवर वैकेंसी आप बता रहे हैं 200 के आसपास मैक्सिमम रहती है पर ईयर। हाँ ये सर 200 220 के आसपास ही रहती है। ये अपर लिमिट है, क्योंकि इस ईयर भी शायद लास्ट ईयर 180 के आसपास आए हैं ट्रेनिंस ओके। कम्युनिटी वाला। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिसेंटली ही मतलब लगभग सर को 1.5 ईयर हो चुका है। ठीक है। तो रिसेंटली ही सर ने ज्वाइनिंग की है, तो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है उनके बारे में सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि रिटर्न टेस्ट का वेटेज बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, तो रिटर्न यस। टेस्ट किस लेवल का होता है? मतलब उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं? रिटन टेस्ट का सर ऐसा है, रिटन टेस्ट जो भी आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इसमें अदर सब्जेक्ट्स नहीं आते, जैसे गेट में एप्टीट्यूड और कुछ अदर इंग्लिश है। बट ओके। यहाँ पे आपके प्योर कोर सब्जेक्ट ही आएंगे। तो रिटन टेस्ट ओके। का लेवल ऐसा होता है कि आप गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन समझ सकते हैं। ओके। लाइक हाँ, 120 मिनट में 100 को 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो मेरे टाइम में जो इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ गई थी वो 140 के आसपास गई थी, आउट ऑफ ओके। 300। एंड आउट ऑफ। लास्ट ईयर मैकेनिकल की कट ऑफ बहुत कम गई है, इवन नियर अबाउट 100 के आसपास गई है। तो कट ऑफ पेपर बहुत टफ नहीं होता। अगर आप गेट की प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो आप बीआरसी का रिटन टेस्ट इजीली क्रैक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मार्क्स के जो गेट के क्वेश्चन होते हैं नियर अबाउट वैसे ही क्वेश्चन, या ईएससी प्री का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ईएससी प्री के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो ये कितने इंटरव्यूज के लिए सेलेक्ट करते हैं थ्रू एग्जाम? सर इंटरव्यू का सिलेक्शन तो इनका थोड़ा ज्यादा होता है। किसी किसी स्ट्रीम में ये 20 टाइम्स बुलाते हैं, किसी में 15 ओके। टाइम्स, लेकिन मोर और लेस 12 to 20 टाइम्स बुलाते हैं। वो ओके। एक मिनिमम कट ऑफ रहता है, उसके ऊपर ये खुद ही डिसाइड करते हैं। ऐसा कभी ये डिस्क्लोज नहीं करते कि कितने टाइम्स हम बुलाएंगे, बट मोर और लेस, क्योंकि एनपीसीआईएल भी 20 टाइम्स कॉल करता है, तो यहाँ ओके। भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न है। ओके। सो नेक्स्ट, जैसा कि सर ने बताया कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम इंटरव्यू पे ही आते हैं। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा, और आपके एक्सपीरियंस से आप जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो ये इंटरव्यू पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न का आइडिया तो ईएससी प्री गेट देते हुए सभी को हो जाता है। यस। इंटरव्यू का थोड़ा आइडिया नहीं हो पाता। इंटरव्यू इनका प्योर टेक्निकल होता है। वहां पे कोई भी आपका एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओके। आपको कंफर्टेबल करने के लिए एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बीटेक किए हो। अदरवाइज इनका एचआर रिलेटेड क्वेश्चन एक भी नहीं होता। आप ओके। अंदर जाएंगे, अंदर आपसे आपके कोई कमिटी 3 सब्जेक्ट, कोई 4 सब्जेक्ट, कोई 5 सब्जेक्ट आपसे पूछते हैं फेवरेट सब्जेक्ट। और वो ओके। ऑर्डर में पूछते हैं, फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, और वो राइट डाउन करते हैं, वो लिखते हैं पेपर पे। ओके। फिर आपका उसी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू चलना स्टार्ट होता है। अगर मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। मैं यस। कमिटी के सामने गया तो कमिटी ने मेरे से 3 सब्जेक्ट्स पूछे कि आप अपने 3 सब्जेक्ट बताइए क्या फेवरेट है। तो ओके। इलेक्ट्रिकल से मैंने बताया मेरा पावर सिस्टम है, देन नेटवर्क है, एंड देन इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल वाले समझेंगे। तो मैंने तीन ओके। सब्जेक्ट हमने बताए। तो वो सबसे पहला क्या किए कि पावर सिस्टम से, अब वहां पे 7 से 8 लोगों की कमेटी होती है और हर कोई अलग अलग सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, अलग अलग डोमेन का। ओके। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है वो आपसे क्वेश्चन पूछना चालू करेगा।
फिर वो ओके। क्या करते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पे भेज देते हैं विद मार्कर। तो आपको वहां पे प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना, वहां सॉल्व करना, और विद जैसे आप टीचर है तो समझ सकते हैं, जैसे क्लास में आप स्टूडेंट्स को समझाते हैं एक यस। एक चीजें ना, यस। वैसे एक एक चीजें आपको विद डिटेल समझानी पड़ेगी, डेप्थ में जाके, और वो क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके। लेकिन क्योंकि अब वो बहुत हाई लेवल के लोग हैं, तो आपसे क्वेश्चन तो उनका लेवल ठीक ही होता है, लेकिन वो बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे आपसे वो बेसिक क्वेश्चन पूछे, आप कहीं अटक रहे हैं, तो वो आपको हिंट देते हैं कि आप इस डायरेक्शन में सोच के देखिए, क्या ऐसे हो सकता है क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व, या इस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको थिंकिंग एबिलिटी चेक करते हैं। नॉलेज तो आपके पास सही है, वो उस डायरेक्शन में कई बार हम लोग नहीं सोच पाते, तो वो जैसे हम्म। एक मेरा इसका क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर का, मैं उसमें काफी, उन्होंने मेरे को काफी कंफ्यूज किया, बट लास्ट में चेयरमैन ने भी मेरे को हिंट दिया कि आप इस तरीके से सोचो, ऐसा हो सकता है क्या। तो वो काफी हेल्प करते हैं, फिर वो स्टेप बाय स्टेप आपके हर सब्जेक्ट पे पूछते आएंगे। ओके। तो 3 सब्जेक्ट्स मेरे से पूछने के बाद उन्होंने फिर एक 4th सब्जेक्ट भी पूछा कि चलो एक और सब्जेक्ट बताओ आप। तो एक और सब्जेक्ट में पावर सिस्टम बताया, फिर उस पर भी उन्होंने फ्री हैंड दिया कि आप ठीक है, पावर सिस्टम का आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, अगर ऐसा आपको फ्रीडम मिलता है तो आप अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट करके जाओ। देन इंटरव्यू थोड़ा लंबा चलता है, ये बोल सकते हैं आपकी वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू होता है इंडिया में। तो ओ। 1.5 आवर्स का इंटरव्यू था। वन मेरा वन पॉइंट आवर फाइव ट्वेंटी सिक्स मिनट इंटरव्यू चला, 1 आवर 26 मिनट चला था इंटरव्यू। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था आपका? आपने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट सबसे ऊपर रखा? क्योंकि मैंने इतना सुना है इंटरव्यू में कि आप जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बताते हैं, तो उसमें वो टफेस्ट क्वेश्चन उसमें से ही पूछते हैं, क्योंकि आपने खुद ने वो प्रेफर किया है। तो क्या ऐसा हाँ सर, होता है? ये बिल्कुल बिल्कुल ये एकदम सही बात है। सब्जेक्ट सिलेक्शन पूरा आपके हैंड में है, क्वेश्चन सिलेक्शन उनके हैंड में है। तो प्लीज ओके। जो भी लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ये एकदम इंश्योर करें कि आप, जैसे गेट में क्या होता है, हमारे पास जनरली 10-12 सब्जेक्ट होते हैं। ओके। हाँ। आपका यस। रिटर्न हो गया ना, आपको 12 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपसे वो 12 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। आप अपने 4-5 सब्जेक्ट को एकदम फोकस करो, एकदम स्ट्रांग करो। 4 सब्जेक्ट को एकदम खासकर ऊपर के जो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट हैं उसको तो एकदम अच्छे से कर लो, ताकि उसमें कोई भी वो टफ क्वेश्चन पूछे, आपको फंसाना चाहे तो इवन जैसे आप सपोज एक सब्जेक्ट में हो, आपको, अब एक सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा होता है, उसमें भी करीब 10-15-20 टॉपिक्स होते हैं। बिल्कुल। यस तो बिल्कुल। वो किसी डोमेन में आपको ले गए और आप उस डोमेन में उतना कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप पोलाइटली उनसे ये कह सकते हो कि सर प्लीज इससे ना पूछ के आप इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। सपोज ओके। जैसे मेरा जो 3rd सब्जेक्ट था वो मशीन था, उन्होंने मशीन से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने सामने से मेरे से पूछ दिया कि क्या आप इंडक्शन मशीन पढ़ के आए हो। ओके। इंडक्शन मशीन हर कोई जानता है, इंडक्शन मशीन लोग पढ़ते हैं, हम मैं भी पढ़ा था, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ट्रांसफार्मर था। दोनों के प्रिंसिपल सेम होते हैं बट ट्रांसफार्मर। तो मैं सामने से बोल दिया कि सर अगर पॉसिबल है तो पढ़ के आया हूँ, बट अगर पॉसिबल है तो ट्रांसफार्मर से पूछिए। वो खुशी खुशी पूछ ली। लेकिन जब आप टॉपिक या सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। तो आपको ये थोड़ा सा सारे लोगों को ध्यान रखना होगा कि 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़े, बट डीप में पढ़े। ओके। एक कॉमन चीज भी रहती है इंटरव्यूज में कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, और तो फिर उसके उस टाइम पे हमारा हमको कैसे, क्योंकि सबका अलग अलग, ऑब्वियसली सबका अलग अलग इंटरव्यू होता है, सबकी अलग अलग यस माइंड यस थिंकिंग यस होती है। यस बट अब यस। जैसे हम एक को हम आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट जाए इंटरव्यू देने, तो क्या माइंडसेट लेके जाए? जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है किसी टाइम पे, तो उसको क्या कह के आगे बढ़ना चाहिए? तो ये सबके साथ होता है, बहुत कॉमन है, क्योंकि वो आपसे किसी भी सब्जेक्ट में डीपली क्वेश्चन तब तक पूछेंगे जब तक आप आंसर दे रहे हो। तो एक आंसर दे। पॉइंट आएगा कि जब आप नहीं, तो अब 2 चीजें होती हैं। आप बहुत डीप में अंदर गए, 10 क्वेश्चन का आंसर दिए, उस टॉपिक पे 11वें में आप फंस गए, कोई दिक्कत नहीं, आप मना कर सकते। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप फर्स्ट में ही आपको उतना आइडिया नहीं आ रहा। यस। यस। तो यहाँ पे बेसिकली बार के इंटरव्यू में, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू आपका बहुत होने वाला है, अगर आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद आपके ट्रेनिंग में इंटरव्यूज होने वाले हैं आगे। यहाँ पे प्रमोशनल इंटरव्यूज होते हैं, यहाँ प्रमोशन टाइम बाउंड है नहीं, प्रमोशनल इंटरव्यूज भी है। तो ओके। इनका जो अप्रोच होता है इंटरव्यू लेने का, यहाँ के प्रोफेसर का, सर लोगों का, वो सीनियर लोगों का, ये होता है कि आप प्रॉब्लम को मना मत करिए, आप उसको अटेम्प्ट ओके। करिए। आप ओके। जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं करिए। सपोज आपको किसी सब्जेक्ट से उन्होंने, अब आप सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट किए हो तो आपको थोड़ा नॉलेज तो होगा, ऐसा नहीं हो यस। सकता। कई बार सही है। क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि यार ये आंसर गलत है, मैं दूं कि ना दूं, ये लोग क्या सोचेंगे, मतलब होता है आंसर हमें आ रहा है, थोड़े यस। अलग यस। डायरेक्शन में आ रहा है, फिर यस। लगता है यार ये बात बोलूंगा पता नहीं है सही है कि नहीं। आपको ब्लफ नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना। लेकिन आपको उस क्वेश्चन पे जो थॉट आता है आप बोल सकते हैं। जैसे मेरे साथ भी 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हुआ था, मैं उनको बोला कि सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं अटेम्प्ट करना चाहूंगा। वो खुशी खुशी बोलते हैं ठीक है आप अटेम्प्ट करिए, जो आपको समझ आ रहा है वो करिए, लिखिए कुछ भी बोर्ड पे डायग्राम बनाइए, लिखिए।
जब आप कुछ करेंगे तो वो आपको हिंट देंगे, जब आप कुछ करेंगे आगे बढ़ेंगे तो वो आपको हिंट देंगे कि इस डायरेक्शन में सोच के देखो या ऐसे करके देखो। और ऐसा भी होता है कई बार वो आपसे क्वेश्चन स्टार्ट किए, आप उसको बिल्कुल अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो फिर उस क्वेश्चन हम्म। को छोड़ के वो उस डायरेक्शन में आपकी समझ जाते हैं कि इसको ये आ रहा है, तो अब उसमें पूछना चालू कर देते हैं, उसमें इंगेज हो जाते हो। तो अच्छा। इसलिए पहला चीज ब्लफ नहीं करना है, दूसरा अटेम्प्ट जरूर करना है, कितना भी टफ क्वेश्चन हो कुछ भी हो उसी सब्जेक्ट का है तो अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद 2-3 मिनट लेने के बाद आप मना कर सकते हो, तुरंत मना मत करिए कि वो क्वेश्चन बोले आप सॉरी सर बोलो, ऐसा अवॉइड करना चाहिए सर, आप अटेम्प्ट करिए, वो हेल्प करेगी। ओके। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सर एक कॉमन चीज और होती है, ठीक है, कि जैसे सबके अंदर ही डर रहता है कि बहुत बड़ी इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं, पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कोई प्रिपरेशन करी थी उससे पहले, इंटरव्यू से पहले, कि जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर मार्कर से, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मार्कर पकड़ा था तो मेरी राइटिंग सही नहीं जा रही थी और ऊपर नीचे वर्ड्स हो रहे थे, ठीक है। तो क्या ऐसा आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इंटरव्यू से पहले कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, इंटरव्यू का मैंने मार्कर के साथ प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन मैं इससे पहले एक दो इंटरव्यू दे रखा हूँ, तो इंटरव्यू के लिए कंफर्टेबल था, बट मेरा टेक्निकल इंटरव्यू मार्कर के साथ। हाँ, ये था कि मेरा 13 जैन को इंटरव्यू था, 9 जैन को मेरी एनपीसीआई से भी कॉल थी। ओके। एनपीसीआई का इंटरव्यू का पैटर्न भी सेम होता है, वहां भी बोर्ड पे ही होता है, बट वहां पे इतना टफ, मतलब इतना लंबा नहीं होता, वो 40 मिनट, 30, 45, 50 मिनट के राउंड होता है। बट 9 और 13 में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो था नहीं, तो ऐसा कोई प्रैक्टिस तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा है कि सबसे पहला होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का, और इवन साइंस वालों का भी ये होता है, हम लोग बोर्ड से या अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट करने में बहुत हिचक होती है। तो यस। इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी, कि आप अपने जिन दोस्तों के साथ तैयारी कर रहे हो या कुछ आपके फ्रेंड्स है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, आप उनसे कम से कम 2-3 इंटरव्यू उनके साथ दे के जाओ। आप अगर वो आपके सिटी में नहीं है तो आप जूम पे भी बोल सकते हो, आप बात कर सकते हो, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप, क्योंकि आंसर हमें कई बार आता है, और मोस्टली जो अच्छे स्टूडेंट्स जो जो रिटेन और स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, गेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज तो है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसा मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ, मेरे साथ भी होता था कि मेरे को पता है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो बार्क में एक चीज ये है कि जो यहाँ लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आप पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, तो आप एकदम कंफर्टेबल होइए, आपको एक वर्ड इंग्लिश का बोलने की जरूरत नहीं है कि ओके। इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, कुछ कोई जरूरत नहीं, आप हिंदी में एकदम कंफर्टेबल होकर इंटरव्यू दीजिए, एकदम नॉर्मल है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी को वैसे भी प्रमोट करती है, तो हिंदी हर जगह, हिंदी में इसकी टेंशन नहीं। यस, हाँ, तो ये आपने खुद ही मेंशन कर दिया इस बात को, नहीं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इंटरव्यू में इंग्लिश और हिंदी का भी बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि बार का इंटरव्यू है या किसी एक्स बड़ी का इंटरव्यू है तो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं, कन्वर्सेशन उसमें ही अच्छी रहती है, जिसमें हमको, जैसे हम भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप सभी को सर ने बताया कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बार्क में कैसे, पहले तो आप अगर ये बताना चाहें क्या पे स्केल होता है अभी आप जिस पोस्ट पे हैं? ओके, ओके। तो आप ये मान सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में बार का जो रिक्रूटमेंट है लेवल 10 पे होता है। तो अगर इसके पे स्केल के बारे में बात करें तो लेवल 10 का इस समय 56,100 बेसिक पे है। ओके। उस पे आपका 54% डीए एंड एचआरए जो भी चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये पे है। उसके अलावा जैसे बार्क में क्या होता है कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अगले साल आपको 2 से 3 इंक्रीमेंट मिल जाता है, एक ही साल में आपको 2 से 3। ये इंडिया में और किसी जॉब में ये आपको नहीं मिलेगा, कुछ रिसर्च जॉब्स ही हैं जिसमें ये मिलता है, कुछ और भी होंगी, लेकिन बात में ये है कि आपको 3 इंक्रीमेंट एक साथ मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इन एडिशन टू दिस, जब आप एक साल आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रीस परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में ही है और साइंटिफिक पोस्ट पे ही है। आपको इसमें प्रिस मिलता है, तो वो प्रिस में हमारा वेरी करता है फ्रॉम 30% टू लेके 50% ऑफ बेसिक, इतना आपको एडिशनल पेमेंट मिल सकता है। जनरली लोगों को 35 to 40% मिलता है, सीनियर लोगों को 50 तक भी जाता है, 50% ऑफ बेसिक आपको सैलरी का आपको एडिशन। इंसेंटिव के फॉर्म में मिलेगा, एडिशनल मिलेगा। तो सैलरी वाइज ये वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो हाईएस्ट सैलरी दे सकती है, ये हाईएस्ट सैलरी। और कल्चर कैसा है जॉब का, हैट्रिक है, मतलब मतलब वीक डेज 7 डेज भी आप वर्क कर रहे हैं या 6 डेज, कैसा वर्क कल्चर है?
तो थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा इसको इलोबरेट करना चाहूंगा कि जब आप यहाँ ट्रेनिंग स्कूल में आते हैं तो ये बार ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल इससे इंटरव्यू, एग्जाम लेती है। आफ्टर आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू, इंटरव्यू। आफ्टर हाँ, इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, मैं आपको प्रोसेस पूरा बताता हूँ। यस, जैसे यस, आपका इंटरव्यू हो गया, यस। तो इसका जो हमने फॉर्म भरा है वो बार ट्रेनिंग स्कूल आपका ये फॉर्म निकालता है। बार ट्रेनिंग स्कूल ही ये सारी चीजें कंप्लीट करता है। बार की एक डिवीजन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिवीजन, वो ये काम करती है। ओके, लेकिन जब आप रिक्रूट हुए तो आप बार्क में काम करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो इंडियन गवर्नमेंट का है, आप उसके साइंटिफिक ऑफिसर हैं, आप बार्क के नहीं है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि एक 1 ईयर का ट्रेनिंग आपका मुंबई में होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में। ओके, उस ट्रेनिंग स्कूल में पूरे 12 मंथ की ट्रेनिंग होती है। उसमें 3 सेमेस्टर होते हैं। हर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 13 सब्जेक्ट्स होते हैं विद प्रैक्टिकल्स विद एग्जाम। देन सेकंड सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। देन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं थर्ड सेमेस्टर में। देन आपको 3 सब्जेक्ट्स, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये ओके, आप जब कंप्लीट करते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, जितने भी स्टूडेंट आपके ब्रांच में होंगे, हर ब्रांच की बनेगी अलग अलग। ओके, तो आपके ब्रांच, क्या सपोज इलेक्ट्रिकल में हम लोग 13 लोग थे, 13, तो तेरह ओके, लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है इसके मार्क्स पर। और फिर 13 वैकेंसीज आती हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। ओके, और उसमें आप रैंक के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसमें अगर आप बार बीआरसी आ गए, या फिर आरआर कैट इंदौर में है वहां चले गए, आईजी कार कलपक्कम में है वहां चले गए, तो आपका रिसर्च में 5 डेज जॉब है, 8.5 आवर्स की जॉब है। तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं पूछता कि आप कहाँ हो क्या हो। आप 8.5 आवर्स के बाद साइन ऑफ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सैटरडे संडे कोई वर्किंग नहीं है। आप कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे सर्विस डिपार्टमेंट, या कुछ ऐसे डिवीजन है जो केमिकल प्लांट्स हैं, जो या ये आपके कुछ रिएक्टर्स हैं, हमारे रिसर्च रिएक्टर्स हैं जो 24 आवर्स ऑपरेट होते हैं। उस केस में आपको जब जॉब प्रोफाइल आएगी तो ही नेचर आपको पता होगा कि ये राउंड द क्लॉक शिफ्ट है। उसमें आपका 8 आवर की 2 2 डेज करके जो शिफ्ट चलती है पैटर्न, वो शिफ्ट होगा। तो वो आपको पहले पता होगा। आपको लेना नहीं लेना आपके रैंक पे डिपेंड करेगा। तो जनरली जो मोस्टली जो शिफ्ट्स हैं वो 8.5 आवर्स की हैं और 5 डेज। और कुछ ऐसे हमारे जैसे हैवी वाटर बोर्ड है या न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से वैकेंसी आ जाती है, अगर आप वहां जाते हो तो उनका 6 डेज वर्किंग होता है, 6 डेज 8 आवर्स। ओके, ओके, ओके। सो जैसा कि आप ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें बता रहे थे कि इतने सेमेस्टर्स होते हैं, फिर उसमें इतने कोर्स वर्क होते हैं, तो मेरे को ऐसा सुन के लग रहा है कि ट्रेनिंग आई थिंक इतनी इजी नहीं होती होगी। ठीक है। तो उसमें भी जैसे ट्रेनिंग में आप कितने स्टूडेंट थे, फिर उनकी मेरिट लिस्ट जब बनी जैसा कि आपने बताया, तो क्या ट्रेनिंग से भी बाहर चल जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको बाहर निकाल दिया जाता है? नहीं, ट्रेनिंग का जो मैं बताता हूँ, ट्रेनिंग उतना इजी नहीं है। आपके आपको जॉब लेने के बाद भी यहाँ आके गेट वाला जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको 1 साल करना पड़ेगा। उसका ओके। रीजन है, मैं बताता हूँ। क्या होता है कि अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमें बीटेक की नॉलेज है, बट आपको अभी एटॉमिक फील्ड में काम करना है, तो आपको यस। बहुत सारी बेसिक चीजों को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो ओके, ट्रेनिंग ऐसी होती है कि फर्स्ट 3.5 मंथ, ऑलमोस्ट 4 मंथ में आपके 13 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, जनरली वो सब्जेक्ट न्यूक्लियर रिलेटेड होते हैं। जनरली न्यूक्लियर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, छोटे होते हैं सब्जेक्ट, बहुत बड़े नहीं होते। आपका टीचर आएगा, पीपीटी देंगे, आप पीपीटी पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ओके, तो ट्रेनिंग आपको थोड़ी टफ होती है, थोड़ी रिगरस ट्रेनिंग है। हर मंडे एग्जाम होता है, हर मंडे आपको एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता जाएगा, एक एक सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आप फ्री नहीं हो सकते, आपको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। आपको अपना पूरा दिन का शेड्यूल, इवन इंक्लूडिंग सैटरडे संडे भी ट्रेनिंग को देना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो फर्स्ट ईयर का एमटेक होती है। तो अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर फर्स्ट ईयर एमटेक। आपका फर्स्ट ईयर का एमटेक हो गया। इवन सब लोग जानते हैं कि अगर आप अच्छे आईटीज, वर्ल्ड आईटीज में भी जाते हो, तो वहाँ एमटेक का शेड्यूल हेक्टिक होता है, बहुत सारे कोर्स वर्क होते हैं। तो आप उसके इक्विवेलेंट समझ सकते हो, तो आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा। तो ट्रेनिंग से जैसे मान लो सब्जेक्ट जैसे एमटेक होता है या एमएससी में जैसे कोई सब्जेक्ट हम क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है, क्वालिफाई नहीं हुए, तो क्या उसमें बाहर निकाल दिया जाता है या फिर आपको और टाइम दिया जाता है? ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, ये टोटल मार्क्स आपका 1 ईयर का जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, तो कुछ मार्क्स है एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, लेकिन जो मार्क्स है उसमें आपको इन टोटल 50% लाना होता है। फिफ्टी अगर आपका परसेंट 50% टोटल में आ जाता है तो आपको नहीं निकाला जाएगा। सपोज ओके, आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक रह जाती है, आप किसी सब्जेक्ट में 40% लाए, या 45 लेस देन 50 लाए, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो। बाकी आपको ट्रेनिंग पास कर दिया जाएगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर बैक का पेपर दे सकते हो, जैसे कॉलेज में होता है।
तो उसमें ओके। आपको निकाला नहीं जाएगा। और ये आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि ट्रेनिंग स्कूल से कोई नहीं निकला है, मतलब ओके। फेल होने की वजह से कोई नहीं निकला है। अदर रीजंस हो सकते हैं कि कहीं और जॉब लग गई, वो खुद से चला गया, या कुछ ये डॉक्यूमेंट्स का इशू है, इस तरीके का इशू हो सकता है। लेकिन ट्रेनिंग में आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं, आप पास हो जाओगे, सब लोग हो जाते हैं। ओके। ओके। सो पूरा सर ने एक्सप्लेन किया है बाग का कल्चर कैसा, एग्जाम जॉब का कल्चर कैसा होता है, एग्जाम के बाद इंटरव्यू का कैसा रहता है, उसके बाद ट्रेनिंग का कैसा रहता है। ठीक है। तो सर थोड़ा और पीछे की तरफ चलते हैं हमने बाग के बारे में। तो अभी रिसेंट में फ्यूचर वर्क आप बता सके कि ये फ्यूचर वर्क हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, जिनके जान के स्टूडेंट्स को और इंटरेस्ट पता करे लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि आप कहाँ आ रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, क्या करने वाले हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभी बार का तो बहुत सारे, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिसर्च रिएक्टर हैं जिसमें कैंसर की मेडिसिन, आइसोटोप्स वगैरह बनते हैं। उसके अलावा बार्क के जो अगर फ्यूचर बात करें तो बार्क का एक नया मीन्स एक नया सेटअप हुआ है बार्क वाइजैक में। ओके। वाइजैक में भी हमारा एक नया नया लैब पूरी सेटअप हो रही है, पुराना है लेकिन अभी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। वहां पे भी नए रिएक्टर्स आ रहे हैं। गैस कूल रिएक्टर आ रहा है जो आइसोटोप्स बनाने के लिए हो जाएगा, अभी गैस कूल रिएक्टर पे ध्यान दे रहे हैं। रिसेंटली जो एनपीसीआईएल का प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, बीएसएमआर, लोग बीएसआर भारत स्मॉल रिएक्टर भी बोलते हैं उसको, सर्च करेंगे मिलेगा। पार्लियामेंट में भी इस पे बात हुई है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि 220 मेगावाट का रिएक्टर हम लोग लोकली इंस्टॉल करें विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट प्लेयर। तो अभी बहुत तेजी से इसका न्यूक्लियर रिएक्टर को कॉमर्शलाइज किया जा रहा है ताकि तेजी से एक्सपेंड हो। तो हमारे डायरेक्टर और सेक्रेटरी भी बोलते हैं कि ये गोल्डन टाइम चल रहा है न्यूक्लियर फील्ड का, क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी मैच्योर हो गई है। पहले क्या होता था, बहुत रिस्क, लोग डरते थे, कोई भी स्टेट अलाउ नहीं करता था। अभी बिहार जैसे स्टेट, यूपी जैसे स्टेट, यूपी में तो ऑलरेडी प्लांट्स है हमारे, लेकिन बिहार जैसे स्टेट और झारखंड, ये हम लोग को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेच्योर हो गई है। तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी, ये डिवीजन डेवलपमेंट जो ज्वाइन करते हैं, तो आप रिएक्टर्स के ऊपर आपको काम करने मिलेगा। उसके अलावा रिएक्टर्स के अलावा बात करें तो हेल्थ फिजिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा, बायोलॉजी या जूलॉजी से आते हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा आपका हमारे लेह से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हमारा एक सेंटर लेह लेह में भी है, हानले में। वहां पे ओके। शेरनकोव रेडिएशन देखे जाते हैं। वहां बहुत बड़ा हमारा काइंड ऑफ टेलीस्कोप बोल सकते हैं आप, इस टाइप का वहां पे एक है, मेष टेलीस्कोप बोलते हैं उसको। तो वहाँ हमारा सेंटर है। माउंट आबू में है सिस्मिक, जो सिस्मिक लैब करके एक है। उसके बाद दिल्ली में है। तो ऑल ओवर इंडिया हमारे कई जगह लैब्स हैं जो कि बहुत मेजर फोकस करते हैं टू द कोर फिजिक्स रिसर्च, कोर केमिकल केमिस्ट्री रिसर्च पे फोकस करते हैं। ओके। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसा सर ने पूरा कल्चर आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी बताए हैं, ठीक है, बाग के, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट, आप सोच रहे हैं अगर वहां जाने का तो ये आपको थोड़ा मोटिव करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको कैसा लगा, अभी अभी तो 6 मंथ ही हुए हैं, तो आपको कैसा लगा कि कैसा आपका रहता है, हेक्टिक रहता है आपको, कैसा रहता है कि आप उसको अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम जॉब में चल तो जाते हैं, बट जी जी, राइट राइट हमको राइट। पसंद आता है कि नहीं आता है पसंद नहीं काम। आता, बिल्कुल बिल्कुल। तो वह वो आपको कैसा लग रहा है, कैसा इन्वायरमेंट तो होता है सराउंडिंग का आपका। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि ये है कि आप ट्रेनिंग स्कूल आपका कंप्लीट हुआ, ट्रेनिंग में आपकी थोड़ी हेक्टिक रहेगी, लेकिन ट्रेनिंग में आपका ये होगा कि अगर आप कॉलेज जैसे कोई 1 साल 2 साल ड्रॉप हुआ है, कॉलेज से निकला हुआ है, तो उसको एक बार फिर से हॉस्टल लाइफ जीने को मिलेगा। हॉस्टल लाइफ तो होती है क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो, सारे आपके बैचमेट हैं, तो थोड़ी हॉस्टल लाइफ हेक्टिक होता है, लेकिन ठीक है, दोस्त हैं तो निकल जाता है। उसके बाद जब आप एक बार डिवीजन ज्वाइन करते हो तो डिवीजन हेक्टिक नहीं होता है। स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि डिवीजन पे जो वर्क चल रहे हैं उसमें आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, और लगेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वो अलग लेवल पे चल रहा है, चीजें चल रही हैं। बट आपको फुल कोऑपरेशन, फुल सपोर्ट मिलेगा। आपके जो सीनियर हैं, जो आपके हेड हैं, सेक्शन हेड हैं, या फिर आपके इमीडिएट सीनियर हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, पूरा सिखाते हैं आपको। मतलब ऐसा एक तरीके से आपको फील नहीं होगा कि आपको आते ही लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ओके। आप ये मानो कि स्टार्टिंग के 3 4 मंथ मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैं किसी के साथ काम में इन्वॉल्व होता था, देखता था, सीखता था, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी। अभी भी ऐसा डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर नहीं। अगर मेरे को कोई काम दिया जाता है तो एक सीनियर मेरे को जरूर सुपरवाइज करते हैं कि कैसा चला। आप कहीं भी फंसते हो उनसे गाइडेंस ले सकते हो, आप सीनियर से ले सकते हो, आप इवन एचओडी से मिल सकते हो, जिससे चाहे आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। तो हेक्टिक नहीं है।
इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको 8.5 आवर काम करना है। अगर आपको थोड़ा, हाँ, थोड़ा ही लो प्रोफाइल जॉब है, आपको उतना पब्लिक डीलिंग और ये सब नहीं है, तो मोर और लेस काइंड ऑफ आप ऑफिस में बैठ के डेस्क जॉब ही कर रहे हो, या अपने लैब में कर रहे हो, रिस्पेक्टिव लैब्स हैं, लैब में कर रहे हो। तो अगर आपको थोड़ा एकेडमिक काइंड ऑफ जॉब आप उसको बोल सकते हो, एकेडमिक काइंड ऑफ जैसे प्रोफेसर वगैरह की होती है, तो जी। उस तरीके की रिसर्च ओरिएंटेड जॉब अगर आपको पसंद है, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, तो आप आ सकते हो। बहुत बहुत अच्छा है। अदरवाइज थोड़ा सा, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा पसंद होता है, यस। तो यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कल्चर है। अगर ओके। कॉर्पोरेट कल्चर आपको पसंद है तो फिर वो तो पीएसयूज में ही आपको बेटर मिलेगा। यस। तो आपका फील्ड वर्क भी होता है, जैसे आप जैसे आपने बताया मुंबई में, आप मुंबई से बाहर भी जाते हैं कुछ काम के लिए, ऐसा भी होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे टोटली आपका जॉब का जो नेचर है फील्ड वर्क वाला, वो डिपेंड करेगा आपके डिवीजन पे। लेकिन यहाँ ओके। 90% डिवीजन में आपका फील्ड वर्क नहीं है। 90% डिवीजन, ओके। 10% डिवीजन क्या होते हैं, अब जैसे सपोज हानले की जो, जैसे मैं बताया वहां टेलीस्कोप है, मेज हम्म। टेलीस्कोप हानले लेन, अब वो आती है एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन के अंडर में। तो ओके। अगर उनको कुछ करना है तो वहां जाना पड़ेगा, लेकिन वो यस। बहुत रेयर होता है, वो साल में एक बार हो सकता है, या वो आपके चॉइस के भी ऊपर हो सकता है, डिवीजन में बहुत लोग होते हैं। यस। अदर देन दैट, जैसे आप इंजीनियरिंग जॉब में हैं तो थोड़ा इंस्पेक्शन वगैरह पे जाना पड़ सकता है, कुछ आप जैसे प्रोडक्ट वगैरह परचेस कर रहे हैं तो उसकी इंस्पेक्शन पे जाना पड़ सकता है। अदरवाइज ऐसा रेगुलर फील्ड जॉब एकदम नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। फील्ड जॉब किसी किसी का, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप लोगे तो डिवीजन वाले काम होगा तो आपको भेजेंगे। बाकी सेमिनार वगैरह तो हर कोई जाता है, वो तो फील्ड जॉब में आता नहीं है, वो तो यस। पर्सनल यस। होता है। यस। तो ऐसा कोई फील्ड जॉब ऐसा नहीं है। हम, मेरा डिवीजन जो है ये बार की आउटसाइड द ट्रॉम्बे फैसिलिटीज को मैनेज करता है। ले से लेके माउंट आबू से लेके हर जगह की फैसिलिटीज को मैनेज करते हैं हम लोग। तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो वंस इन ईयर आप कह सकते हैं, ऐसा कोई मेजर। ओके। तो मुंबई के अलावा जैसे इसमें ट्रांसफर जैसा कुछ है कि बाहर के और भी, आपने दो तीन सेंटर शायद मेरे को बताए थे अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ऐसा यस। होता है कि आपको दूसरी जगह भी आपको भेजा जाता है, ऐसा कुछ ट्रांसफर जैसा कुछ होता है इसमें? नहीं, तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी। लेकिन बीआरसी में ऐसा, ट्रेनिंग के बाद आपको जो सेंटर अलॉट हो गया, आप मोस्टली अपना टाइम वहीं पे स्पेंड करो। ओके। क्योंकि क्या होता है कि बार्क में ऐसा नहीं होता है कि जैसे बाकी, जैसे आप रेलवेज देखो या अदर पीएसयूज देखो, तो पावर प्लांट है तो हर जगह जॉब का नेचर सेम है। हम्म। बार्क में क्या होता है कि यहाँ की लैब कुछ अलग काम कर रही है। इंदौर की लैब जनरली लेजर पे काम करती है, वो एटॉमिक एनर्जी पे काम नहीं करती। आईजी कार की जो है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च जो है कलपक्कम में, वो काम करती है आपके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे। तो ये सारे जो हैं अलग अलग लैब्स पे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता आप यहाँ पे 10 ईयर 20 ईयर स्पेंड करके एक एक्सपर्टीज डेवलप करोगे तो फिर आप अलग टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकते। तो यस। मोस्टली यस। ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर आपका होगा जब आप बहुत हायर पोजीशन पे लाइक ग्रुप डायरेक्टर लेवल पे जाते हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है कि ठीक है, आप यहाँ से, आपको वहाँ का डायरेक्टर बना के भेज दिया गया, या फिर हेड लेवल पे, एटलीस्ट हेड लेवल पे, उससे नीचे जनरली ट्रांसफर नहीं होता। अगर लेकिन आपको ट्रांसफर चाहिए, कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रांसफर चाहिए, तो म्यूचुअल ट्रांसफर पॉसिबल है। आप म्यूचुअली, जैसे आपको इंदौर जाना है और इंदौर से कोई यहाँ आना चाहता है, तो आप अगर म्यूचुअली एग्री हैं तो आप दोनों हेड ऑफ डिवीजन को बोल के आप ट्रांसफर ले सकते ओके। ओके। तो ऐसा ऐसा सच नहीं होता है कि आप जहाँ पे एक बार जा रहे हो, ऑब्वियसली आपने 10 20 साल उस वर्क पे काम किया है, तो सर ने बताया कि अलग अलग लैब्स अलग अलग काम कर रही हैं, तो ऐसे ट्रांसफर बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसा मैं वर्क कल्चर की बात कर रहा था, तो जैसे फेस्ट भी होते हैं क्या वहाँ पे? जैसे मैं और गवर्नमेंट जॉब्स में देखता हूँ कि क्रिकेट भी हो रहा है, कभी और कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कभी और कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ है वहाँ पे या फिर वर्क रिलेटेड ही कल्चर है? नहीं, तो सर यहाँ पे जो अनुशक्ति नगर है टाउनशिप, मतलब जो कॉलोनी जिसमें हम लोग को एकोमोडेशन मिलता है, जहाँ रहते हैं, उसको अनुशक्ति नगर बोला जाता है। ओके। तो अनुशक्ति नगर बहुत ही खूबसूरत है, और सराउंडिंग भी बहुत अच्छा है। मीन्स हिल है, ट्रॉम्बे हिल आता है हमारे कैंपस के अंदर। अच्छा। और थोड़े लेक्स लेक्स वगैरह भी हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, फुल ओके। स्विमिंग पूल है, फुल साइज स्विमिंग पूल है, और आपके बैडमिंटन कोर्ट्स एंड अदर बास्केटबॉल कोर्ट सारे कुछ। तो इन हमारा जो कल्चरल इवेंट्स वगैरह हैं, तो कम्युनिटी सेंटर है, नाम एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, लेकिन वो एक नो। कम्युनिटी सेंटर है, आप उसके मेंबर होते हो। तो यहाँ पे सारे आपको स्पोर्ट्स में फुल, इवन पूरे डीआई की का साल में टूर्नामेंट होता है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है, आपको उसमें खेलने मिलेगा। फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो,
प्रोफेशनल लेवल पे भी आप खेल सकते हो, तो वो चीजें हैं। और जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो लोग मिल के, कमिटी वगैरह है ये मिल के, इवन अभी महाराष्ट्र का बहुत फेमस है गणपति वाला यस वो यस टाइम पीरियड पूरा, तो यस वो यस। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट, हाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल्चरल बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी यहाँ पे रहेंगे, एक बार आप टाउनशिप के अंदर आ गए, थोड़ा फ्लैट्स मिलने में टाइम लगता है, एक बार आप टाउनशिप के अंदर आ गए तो आप ये सारी फैसिलिटीज जो है उसको अवेल कर सकते हाँ, मतलब आप एक्सपोजर कर सकते हैं और चीजों का भी, कि वर्क के अलावा ये हैं। बिल्कुल चीजें भी बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल। प्रोवाइडेड वो हैं। और बीआरसी इंकरेज भी करता है ना, क्योंकि आपका वर्क आवर लिमिटेड है। आप यस 8.5 आवर्स इंटू 5 डेज आप काम करो, सैटरडे संडे आप यस। फ्री हो, तो आप स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाओ, कल्चरल चीजों में जाओ। आप डांस, सिंगिंग, सिंगिंग अपना एक इनका बैंड भी है, सिंगिंग वगैरह करते हैं, तो आप उसमें भी एक्सपोजर ले सकते हो। तो कई तरीके की कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें, तो कोई नो डाउट अच्छा है। ओके। तो मैं आप सभी को समराइज कर देता हूँ। सर एक्चुअली ये वीडियो एंड होने वाली है, बट मैं चाहूंगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलें, क्योंकि हमने श्योर अभी श्योर श्योर। आपका बीटेक बैकग्राउंड इस पे अभी डिस्कशन नहीं किया है, कैसे आप वहां पे, बिल्कुल। आपका आइडिया कैसे आया हो कि मेरे को बार्क में जाना है। तो हम ऐसे जी जी। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सर ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि बार्क में एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू में कैसे आप किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कितने टाइम ड्यूरेशन का इंटरव्यू होता है, कभी आप अटकते हैं तो उस पे आप कैसे आंसर दे सकते हैं। तो पूरा जो इंटरव्यू के बारे में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जहां पे आप जा रहे हैं उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड वर्क कल्चर, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी आपको लाइफ की वहीं पे काम करना है। ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली वर्क कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से सर ने पूरी चीजों के बारे में बताया। ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, हम नेक्स्ट थैंक यू मदन। वीडियो में आपके जो चीजें रह चुकी हैं आपकी पीछे की जर्नी, उनके बारे में डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मदन।